ऑलराइट बच्चे, जो आपके डाउट्स हैं एक बार वो टेकअप कर लेते हैं। एक तो आपने मुझे डाउट बताया अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। हमारी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स से कितनी एक्स्ट्रा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल तब है when we are operating above break even point, and when we are operating above break even point मतलब we are earning profits. Since we have now started earning profits, इसलिए इस जोन को बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ दैट वी आर इन सेफ जोन, हमारे अब खर्चे तो मीट हो ही रहे हैं, हम खर्चे मीट करने के बियॉन्ड अब प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अब सवाल आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ना। देखो क्या है हमारे पास ना, एक होता है जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जैसी कोई चीज नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट की टोटल अमाउंट होती है रुपी वैल्यू। और एक होते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। हमारे पास सारी कहानी जो घूमती है ना इन चार इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। मान लीजिए मैंने अपना सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रखा, मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट रखा, मैंने अपना फिक्स्ड कॉस्ट भी कांस्टेंट रखा। नाउ आपने वैसे अभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में, बट ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट सेम चल रही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये भी अगर सेम चल रहे हैं, कहने का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट मेरा सेम ही चलेगा, इट विल नॉट चेंज। सो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तो वहीं पर स्टैंड कर रहा है। स्टिल देर इज अ पॉसिबिलिटी कि नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएं। तो जब तक ये चैप्टर की डिस्कशन हो रही है, आप मान के चलिए कि देर इज नो अदर चेंज एक्सेप्ट फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स। जहां पर हम बोलते हैं ना सेल्स इंक्रीज बाय 10%, 20%, वो है नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट वगैरह तो वही जगह सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट भी वही सेम रहेगी। ठीक। सो अगर मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, कहने का मतलब मेरी एक्चुअल सेल वैल्यू मेरी चेंज हो सकती है, बट क्या मेरा ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होगा? नहीं होगा, ब्रेक इवन पॉइंट तो अपनी जगह वही है। मान लीजिए मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है 9,000 यूनिट पर, और मेरी एक्चुअल सेल्स लेट अस से 12,000 यूनिट है। इफ आई आस्क यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 3,000 यूनिट्स। अच्छा, अब लेटर से मैंने बोल दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो गया, अब वो 5,000 यूनिट है। इसका क्या मतलब है अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो गया तो? एक्चुअल सेल्स मेरी बढ़ गई हैं। अब मेरी एक्चुअल सेल्स कितनी है? 14। ब्रेक इवन पॉइंट में 5,000 हम और आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि एक्चुअल सेल्स कितनी हो गई है? 14,000 यूनिट्स की। बताइए, ये बात क्लियर है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बढ़ना मतलब आउटपुट का बढ़ना। अब आउटपुट का बढ़ना मतलब जब आप अपने इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, पहले आपकी इनकम स्टेटमेंट 12,000 यूनिट के हिसाब से चल रही थी, अब आपकी इनकम स्टेटमेंट 14,000 यूनिट्स के हिसाब से बनेगी, राइट? उस केस में जब आप इन दोनों की इंडिविजुअली अपनी अपनी ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करोगे, तो ये वाली आपको रिड्यूस्ड दिखाई देगी। दैट इज अ गारंटी, दैट इज फॉर श्योर। आपको ये ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो रिड्यूस्ड दिखाई देगी। ठीक। तो कहने का मतलब जब आउटपुट बढ़ता है ना, हमारी लीवरेज कम हो जाती है। इसका इसका मतलब क्या है, एनालिसिस क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? आउटपुट बढ़ता है तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी क्या साथ के साथ? नहीं बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट तो वही अपनी जगह वही रहेगी। बट फिक्स कॉस्ट की वजह से जो होता है रिस्क वो कम हो रहा है, क्योंकि जब आउटपुट बढ़ रहा है मेरी फिक्स कॉस्ट की कवरेज अब बेटर हो रही है। फिक्स कॉस्ट की वजह से जो रिस्क आ रहा था अब वो कम है, रिस्क अभी भी है बट वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है। नाउ लेट अस से, अगर हम एक अज्यूम्ड फिगर्स के हिसाब से काम करें, लेट अस से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास ₹5 चल रही है, तो मुझे बताना टोटल कंट्रीब्यूशन 12,000 यूनिट्स के केस में कितनी आ रही है? 60,000, और इधर 70,000। माइनस होता है फिक्स्ड कॉस्ट, मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, इधर भी और इधर भी फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा। आ क्या रहा है हमारे पास? ईबीआईटी। इधर 40,000 और इधर 50,000। 40,000 एंड 50,000। ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करके दे। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है?
अपॉन ईबीआईटी। हाँ जी, इधर कितनी है 1.5 और इधर 1.4 रिड्यूस हो गई है। तो क्वांटिटेटिवली भी अगर हम फॉर्मूला लगाए तो हमें रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। बट वैसे आपका जो एनालिसिस कहता है, जो लॉजिक कहता है, वो भी यही कहेगा कि रिस्क मेरा कम हो रहा है, और लीवरेज एक रिस्क को ही मेजर करता है, तो हेंस लीवरेज का आंसर भी रिड्यूस ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास जो टेबल में वो कंपोनेंट था, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा था, पढ़ के बताना हमें। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी राइजेस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी राइजेस, आगे क्या लिखा है? Margin of safety rises implies output increases. Business risk falls, hence operating leverage falls. आउटपुट इंक्रीजेस, हेंस बिजनेस रिस्क फॉल्स। बिजनेस रिस्क को हम ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं, बेसिकली रिस्क ऑफ मीटिंग आर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसकी वजह से रिस्क है। किस बात का रिस्क है? कि कल को मेरी कंट्रीब्यूशन गिर जाएगी, हम अपने फिक्स खर्चों को अगर ना मीट कर पाए तो लॉसेज हो सकते हैं, वो चीज का रिस्क। तो हम कह रहे हैं जब आउटपुट बढ़ना है तो वो रिस्क तो कम ही हो जाता है ना, आउटपुट बढ़ना तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास क्या था? इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉल्स, लेट अस से मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले 5,000 था, अब वो 3,000 हो गया, इसका क्या मतलब है? आउटपुट विल फॉल। अगर आउटपुट फॉल करेगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज इंक्रीज करेगी। इसका क्या मतलब है? कि जो फिक्स कॉस्ट का रिस्क है वो अब बढ़ जाएगा। पहले 20,000 की फिक्स कॉस्ट को मीट करने के लिए कंट्रीब्यूशन अवेलेबल थी 70,000 की। अब अगर आउटपुट कम हो गया है, उसी 20,000 को मीट करने के लिए अब कंट्रीब्यूशन कम है, 60,000 है, हेंस फिक्स कॉस्ट को मीट करने का रिस्क जो है वो बढ़ गया है। रिस्क बढ़ना मतलब लीवरेज बढ़। क्लियर हो गया ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बताइए, आपको डाउट था और आपके साथ और भी जितने लोगों को डाउट था बताइए, अभी भी कुछ है तो बता दीजिए। आई कैन एक्सप्लेन इट इन अनदर वर्ड्स ऑल्सो। ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो, हाँ जी, फॉर्मूला। नहीं, हाँ, वो जो हायर ऑपरेटिंग लीवरेज अगर बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा, वो वाला पॉइंट। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज एम्प्लाइज हाई ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का ये फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ हाई फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर भी हायर साइड पर आएगा, और हाई फिक्स कॉस्ट एम्प्लाइज हाई लीवरेज, हेंस हाई लीवरेज एम्प्लाइज हाई ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये तीन चीजें आप एक साथ देखो, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ब्रेक इवन पॉइंट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है तो लीवरेज भी हाई है, और अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है तो एज अ रिजल्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी हाई है। हेंस ऑपरेटिंग लीवरेज हाई इंप्लाइज हाई ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर हो गया ये चीज भी? और बताओ, और बताओ। अच्छा, कल हमने फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन तो स्टार्ट किया था, बट देन अगेन मैं 100% क्लैरिटी ऑन दैट एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही हूँ। एक बार के लिए हम बात करते हैं अबाउट फाइनेंशियल लीवरेज, जिसकी इनकम स्टेटमेंट में कहानी शुरू होती है ईबीआईटी से। हम सभी जानते हैं ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर आता है ईबीटी, ईबीटी के बाद टैक्स माइनस होगा, और टैक्स के बाद ईएटी आएगा, ईएटी के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होने के बाद ये बच जाता है अर्निंग फॉर इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये हमारे पास आ जाता है ईपीएस। ठीक है, मैं आपसे ना एक चीज पूछ रही हूँ कि कुछ फिगर्स मैंने आपको अवेलेबल करवा दी। लेट अस से ईबीआईटी, लेट अस से इंटरेस्ट इज 2,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज, मान लीजिए टैक्स रेट इज 40% एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज 1,800। हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर मुझे ईपीएस 0 करवाना है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इक्विटी वालों के लिए कुछ ना बचे, तो क्या इसका ये मतलब है कि शुरुआत से ईबीआईटी भी 0 ही हो? नहीं, ईबीआईटी को एक पॉजिटिव फिगर रहना होगा। अगर ईबीआईटी जो है वो 0 हो गया तो ईपीएस नेगेटिव में आएगा। हम नेगेटिव भी नहीं चाह रहे हैं, हम पॉजिटिव भी नहीं चाह रहे हैं, हम एग्जैक्टली 0 चाह रहे हैं। तो ईबीआईटी कितना हो which is just enough to meet interest and preference dividend so that equity वालों के लिए कुछ भी ना बचे, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। मुझे कैलकुलेशन करके बताओ, रिवर्स में चले। 5,000 तो आप बता रहे हो, 5,000 कैसे आ रहा है? देखो रिवर्स में चलो, ईपीएस 0 मतलब अर्निंग्स फॉर इक्विटी 0। फिर अगर अर्निंग्स फॉर इक्विटी 0 मतलब ईएटी कितना होना चाहिए? 1,800। अगर ईएटी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 1,800 है तो
प्री टैक्स ईबीटी कितना होगा? 1800 अगर 60% को रिप्रेजेंट करता है तो 3000 फिर 3000 में आपने 2000 ईबीआईटी कितना आ गया? 5000। तो हमारे पास जब भी इस तरीके के फिगर्स हैं, इंटरेस्ट 2000, प्रेफरेंस डिविडेंड 1800, टैक्स रेट 40%, हमेशा हम बोलेंगे ईबीआईटी के ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो गया है 5000 का। मैं बर्डन की बात आपसे करना चाह रही हूं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट अगर 2000 का है और प्रेफरेंस डिविडेंड 1800 का है तो टोटल फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का बर्डन तो 3800 रुपीज का। मैं कभी क्या ये बोल पाऊंगी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मेरे पास कितनी है जी? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 2000 प्लस 1800, मेरे पास फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट 3800 की हो जाएगी। क्या ईबीआईटी के ऊपर बर्डन 3800 का क्रिएटेड है? नो। कितने का क्रिएटेड है? 5000 का। तो मुझे इस चीज को करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनो। मुझे ईबीआईटी तक जाना है। ईबीआईटी एक प्री टैक्स फिगर है, इंटरेस्ट एक प्री टैक्स फिगर है, यस और नो? व्हाट अबाउट प्रेफरेंस डिविडेंड? ये पोस्ट टैक्स है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को आप प्री टैक्स में लेकर आओगे तो इसको डिवाइड करोगे 1 माइनस टी ब्रैकेट से। मतलब जैसे हमने यहाँ पर 1800 को डिवाइड किया था 0.6 से, तो 1800 को जब आपने 0.6 से डिवाइड किया तब आपके पास ये आंसर आया 5000। इस कॉन्सेप्ट को मैं बोल रही हूँ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो इन दिस केस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 5000 की। ईबीआईटी जितनी मर्जी एक्चुअली चल ले, 5000 तो हमारा क्लियर कट जो हो गया ईबीआईटी में से वो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम का हो गया। बताइए जी, ये चीज क्लियर है? ठीक है, ओके ना। आगे की बात करते हैं। आपका जो फॉर्मूला बना होता है, पहले तो ना मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताओ क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब देखो, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ? आप अपने पास ना इनकम स्टेटमेंट वाला जो पेज है इस चैप्टर में, या दूसरा या तीसरा पेज ही होगा इनकम स्टेटमेंट। कौन सा पेज है ये? 4.3 बेटा, 4.3। क्या हम कंट्रीब्यूशन, अब ईबीआईटी को ऐसे लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलेगा? चलेगा, ओके। अच्छा, फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं। तो देखो, ईबीआईटी से कहानी शुरू होती है क्योंकि ईबीआईटी से ही सब कुछ मीट होगा, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो मैंने यहां पर लिखा ईबीआईटी और डिनोमिनेटर में सिमिलर टू दिस ईबीआईटी माइनस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में लिखना चाह रही हूं। कॉन्सेप्ट वही है, जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज में कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट निकलता है, फाइनेंशियल लीवरेज के लिए ईबीआईटी से फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट निकलता है। ठीक, अब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मैंने आपको अभी अभी बताया, ये है इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट में यहां पर लिख दिया। न्यूमरेटर में तो अभी भी ईबीआईटी चल रहा है, डिनोमिनेटर में ईबीआईटी माइनस ब्रैकेट में इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, अच्छा, इस ब्रैकेट को आप ओपन अप कर दो। ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, अब जो आपके बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ईबीटी। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ये आपकी बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, बॉक्स में चेक कर लो। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, फॉर्मूला इस तरीके से क्यों लिखा गया एंड व्हाई नॉट विद दिस? सिंपल सी बात है बच्चे, जिस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड ना हुआ, पॉसिबल है हर जगह थोड़ी ना होता है जबरदस्ती प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जिस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड वाला एलिमेंट निल हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 0, मतलब ये पूरी चीज 0 हो जाती है, फिर क्या बचता है मेरे पास? सिंप्लीफाई होके ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी सिंप्लीफाइड वाला वर्जन मत याद करना। कभी भी आप ईबीआईटी अपॉन ईबीटी का रट्टा ना लगा ले, आपने प्रॉपर फॉर्मूला तो यही वाला याद करना जो है। फिर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है या नहीं है। आपके लिए बुक में एक ही फॉर्मूला चल रहा है और आपको याद भी यही करना है। तो पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल आप सभी से ये है कि क्या आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का लॉजिक समझ में आया कि उसको हम प्री टैक्स स्टेज पर क्यों लेकर गए हैं, क्यों उसको हमने डिवाइड किया है 1 माइनस टैक्स रेट से? क्लियर है ये सभी को? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू पीपल ऑल्सो कंफर्म प्लीज। आकांक्षा, गुरलीन, लीजा,
थम्स अप का रिएक्ट दे दो फटाफट अगर आपको ये चीज क्लियर है। इफ आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन मुझे बता देना। चैट बॉक्स में लिख दो यस मैम, नो मैम, नो कहना भी अलाउड है बेटा। ओके यस आकांक्षा, बाकी गुरलीन, लीजा, ओके गुरलीन आप भी। गुरलीन आर यू देयर? कोई बात नहीं, चलो ठीक है जी। अब हम फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं बच्चे? आपका चैप्टर का नाम पूरा पूरा क्या है? वैसे तो लीवरेजेस है, पर लीवरेजेस से पहले एक वर्ड है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। सो मेनली जो मुझे लीवरेज पढ़नी है ना, वो ऑपरेटिंग नहीं पढ़नी, मुझे फाइनेंशियल लीवरेज ही पढ़नी है। रीजन बीइंग, ध्यान से सुनो, हमें फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताती है? परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला बताना, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआई। अब ध्यान से सुनो, एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने कुछ भी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इनकर ही नहीं करनी, ना उसके पास इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है ना प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन है, इट इज एन ऑल इक्विटी कंपनी। आप ही गेस करो उसका आंसर कितना आएगा फाइनेंशियल लीवरेज का, जिसके पास ना इंटरेस्ट है ना उनके पास प्रेफरेंस डिविडेंड है। सोचो आंसर क्या आएगा फाइनेंशियल लीवरेज का? वन। वन। उसको हम बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म। फाइनेंशियल लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। ना इंटरेस्ट है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी रहेगा, एक तरीके से आंसर आएगा वन। सो अगर फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर है वन, कहने का मतलब अगर ईबीआईटी इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो ईपीएस कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? वो भी 20% से। कोई मैग्निफिकेशन ईपीएस में इन्वॉल्व नहीं होगी। नाउ पॉइंट इज, एफएम का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश रखना, उनको मैक्सिमम पॉसिबल ईपीएस जनरेट करके देना। अब जब हमें पता है फ्यूचर स्कोप ये कह रहा है ईबीआईटी बढ़ेगा, तो व्हाई नॉट टेक थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड? हम क्यों अपने आप को इतना एक सेफ जोन में रख रहे हैं कि हम ईपीएस में कोई मैग्निफिकेशन करवा ही नहीं रहे हैं? वेन आई नो स्पेशली कि ईबीआईटी के बढ़ने के चांसेस हैं, डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ लीवरेज रखना चाहेंगे। वो मॉडरेटली भी रख लें, लेट अस से कुछ इंटरेस्ट रखकर लीवरेज टू आ रही है। अब बताओ इसका क्या मतलब है? अगर ईबीआईटी बढ़ेगा 20% से, तो ईपीएस बढ़ेगा 40% से, एंड इंक्रीज इन ईपीएस बाय 40% इज अ गुड थिंग। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन ट्वाइस हो गई है हमारे पास यहाँ पर। अगर ये आंसर 3 है तो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर, तो ईबीआईटी अगर 20% से बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा 60% से। सो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल लीवरेज टेल्स अस। फाइनेंशियल लीवरेज कहीं ना कहीं हमें यह भी बताती है कि लेट अस से ईबीआईटी के गिरने के चांसेस हैं, तो अपनी लीवरेज को लो ही रखो, क्योंकि अगर लीवरेज ज्यादा रख ली तो फिर ईपीएस भी बढ़ चढ़ के गिरेगा, हम ये नहीं चाहते हैं। तो व्हाट शुड बी दी सोर्स ऑफ फाइनेंस? कितना इक्विटी रखना है, कितना हमको डेट रखना है, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रखना है, कहीं ना कहीं वो लीवरेज वाला एंगल भी हमारा लिंक हो जाता है। सो इस ऑब्जेक्टिव से हम फाइनेंशियल लीवरेज को पढ़ रहे हैं। बताइए जी, ये भी क्लियर है? ओके। कल मैंने आपको एक अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनाकर प्रूफ भी करके दिखाया था कि वो परसेंटेज चेंज वाली बात, वो सभी को क्लियर है? लीजा मुझे बताओ किस पॉइंट में दिक्कत आ रही थी बेटा कल? मैम जो आपने फाइनेंशियल लीवरेज वाला जो यही कंसेप्ट समझाया था ना, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वाला, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब आज क्लियर अभी हो गया वो जो आपने एक बार रिपीट करा। क्लियर हो गया? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नाउ क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। बच्चे जो ये एनालिसिस वाला टेबल है, मैं ये अभी नहीं, आपको बाद में कराऊंगी, नहीं तो अभी आप सो जाओगे। बाद में करेंगे इसको, पहले हम क्वेश्चन करा। पेज नंबर 4.9, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। पेज नंबर 4.9, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, कॉपी में हेडिंग डालिए, इट्स लेक्चर नंबर 3 टुडे।
क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी पढ़ते हैं। Delta Limited currently has an equity share capital of rupees 10 lakh consisting of 1 lakh equity shares of 10 each. Company is going through a major expansion plan requiring to raise funds to the tune of 6 lakh. To finance the expansion, management has the following plans. देखिए ये पैराग्राफ अभी तक क्या बात कर रहा है? करंटली वी आर एन ऑल इक्विटी कंपनी, हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, हमारे पास एक सामने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट आता है और उसके लिए फाइनेंस चाहिए मुझे 6 लाख का। अब ये 6 लाख को रेज कैसे कर सकते हैं? इसी 6 लाख के लिए अलग अलग ऑप्शन है। पहला प्लान 1, इशू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, आ गया 6 लाख ऑल इक्विटी। प्लान 2, इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड द बैलेंस थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। 4 लाख इक्विटी से आ रहा है और 2 लाख बोरोइंग से। प्लान 3, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 3,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 3 लाख आ रहा है इक्विटी से और 3 लाख आ रहा है डिबेंचर से। और लास्ट, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू 6% प्रेफरेंस शेयर्स। 3 लाख आ रहा है इक्विटी से और बाकी का 3 लाख प्रेफरेंस शेयर से। EBIT of the company is expected to be 4 लाख पर annum। देखो सीधी सी बात है, आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, किस भी सोर्स से पैसा आया हो, EBIT तो जो आना है प्रोजेक्ट से सो आएगा ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, वेरिएबल खर्चे वहां पर जो भी है, मटेरियल लेबर वाले, रेंटल जो भी है सो है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास पैसा किस सोर्स से आ रहा है। तो EBIT तक तो बात हमारे पास कॉमन नहीं है। EBIT के आगे की कहानी चारों ऑप्शंस में अलग अलग चलेगी। EBIT के आगे की कहानी में सबसे पहले क्या आता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट किसी प्लान में होगा, किसी प्लान में नहीं होगा। तो EBIT तक तो सेम चलेंगे, 4 लाख सभी जगह EBIT के बाद कहानी बदल जाती है। अज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 40%। आपसे क्या पूछा है रिक्वायरमेंट में? कैलकुलेट EPS इन ईच ऑफ द अबव प्लान्स एंड देन अ सर्टेन फाइनेंशियल लीवरेज इन ईच प्लान। चलिए बच्चे, EPS हमें कैलकुलेट करना है, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनानी है। कल हमने एक नोट लिखा था, वैसे भी इस चैप्टर में जहां जहां लीवरेजेस कैलकुलेट करनी है हमने इनकम स्टेटमेंट तो बनानी है। बट इनकम स्टेटमेंट बनाने से ही पहले हम एक एडिशनल वर्किंग करेंगे जिससे इनकम स्टेटमेंट हमारी स्मूथली बन जाए, उसमें हमें कोई भी दिक्कत ना आए। हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट का नाम रखिए पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस। पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस। अपनी क्लैरिटी के लिए, क्वेश्चन ने नहीं मांगा हमसे, इनकम स्टेटमेंट हमारी आराम से बन जाए। पर्टिकुलर्स और चारों प्लान के कॉलम्स 1, 2, 3 एंड 4 आराम से देखकर बताना। पहला प्लान किस सोर्स से पैसा लाएगा? 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल से, पूरा पूरा 6 लाख। ठीक, चल दूसरे प्लान में देखकर बताओ। 4 लाख इक्विटी, 4 लाख इक्विटी और बाकी का 2 लाख। मुझे इंटरेस्ट रेट बताना। 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक, थर्ड प्लान 3 लाख इक्विटी, 3 लाख डिबेंचर्स और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट 9%। ठीक हो गया जी। और लास्ट में 3 लाख इक्विटी शेयर्स और 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। 3 लाख इक्विटी शेयर्स और 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। 6% प्रेफरेंस शेयर्स। राइट, आपने आराम से 6 लाख की क्लियर कट बाइफरकेशंस लिख दी। इसी वर्किंग नोट में इंटरेस्ट, EBIT के बाद सबसे पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। पहले से ही पता कर लो। सोचो मेरे पास ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट है करंटली, प्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से पहले इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, देख के बताओ हाँ या ना। नहीं। और प्लान 1 में तो न्यू इंटरेस्ट भी नहीं है। प्लान 1 में कोई नया इंटरेस्ट भी नहीं है। प्लान 1 इज एन ऑल इक्विटी प्लान। प्लान 2 में इंटरेस्ट है, हाँ या ना? कितना? 2 लाख पर 12%, 24,000। चलिए, प्लान 3 में इंटरेस्ट है, हाँ या ना? यस।
कितना? 3 लाख पर 9%, कितना? 27,000। उसके बाद प्लान 4 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, और इनकम स्टेटमेंट में क्या चाहिए होता है? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? टैक्स। टैक्स तो ईबीटी पर डिपेंड करता है, उसी टाइम कैलकुलेट होगा। टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन है क्या पहले से? नहीं, नहीं है। और न्यू हमें कौन से प्लान में दिखाई दे रहा है? फोर्थ प्लान में, 18,000। ठीक है जी। और ईपीएस निकालने के लिए एक और चीज चाहिए होती है जो अलग अलग प्लान में अलग अलग है, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगेन चेक करो, क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं ऑलरेडी? कितने? 1 लाख। देखो, 1 लाख एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स तो हमारे पास हैं ही, हर जगह 1 लाख तो है ही। अब नया कितना शेयर आ रहा है वो आपको हर ऑप्शन में बताया हुआ है जी। पहले ऑप्शन में नया आ रहा है 60,000, दूसरे ऑप्शन में 40,000, थर्ड में 30,000 और इसमें भी 30,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया? 160, 140, 130 एंड 130। चलिए जी, वर्किंग नोट हमारा यहां तक था। ये वर्किंग नोट अगर आपने बना लिया ना, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बार बार क्वेश्चन को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अदरवाइज जब हम डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट बनाए ना तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। चलिए जी, अब पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस या इनकम स्टेटमेंट नाम दे दो हेडिंग में, या कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस नाम दे दो। वही पर्टिकुलर्स 1 2 3 4। शुरुआत होगी ईबीआईटी से विच इज गिवन टू यू एज कितनी? 4 लाख। हर जगह 4 लाख है। अच्छा, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट कंटिन्यू करना आपका काम, ईपीएस कैलकुलेट करना आपका काम। शुरू कर दीजिए। आराम से भी, आराम से। हर क्लास में एक ना एक बारी तो ये बातें आनी होती है।
हाँ जी, इफ एनीवन इज रेडी विद ईपीएस का आंसर प्लीज बताइए। 1.5, 1.6 और 7 to 1.7। हाँ जी, हाँ जी, मैं वो अभी पूछ लेती हूँ। पहले तो ईपीएस के सभी लोग आंसर मैच कर लेना। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए फिगर्स आप रेफर कर सकते हैं जो आपने वर्किंग नोट बनाया, पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस। कितने इक्विटी शेयर्स हैं सब पैटर्न में हमने लिखा हुआ है। दो डिजिट तक बहुत है। और एज सेकंड रिक्वायरमेंट यहीं पर ही फाइनेंशियल लीवरेज भी कैलकुलेट कर लेना बच्चे। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले 3 प्लान्स में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो वहां पर सिंप्लीफाई होकर रह जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। लास्ट वाले में है तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। मैं आपको लास्ट वाला सॉल्व करके बता देती हूँ। ईबीआईटी है 4 लाख, ईबीटी है लास्ट वाले में 4 लाख, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड था 18,000 का, और टैक्स रेट चल रहा है मेरे पास कितना, 40%। हाँ जी, कितनी आ रही है लास्ट प्लान में लीवरेज? 1.08। 1.08। और पहले 3 प्लान में लीवरेज इसका आंसर है 1.06, 1.06। 1.06 एंड 1.07। लीजिए ईपीएस एंड फाइनेंशियल लीवरेज के आंसर आपके सामने हैं। हाँ जी, कंप्लीट कर लीजिए और बताइए अगर किसी के पास ये वैल्यूज नहीं आ रही है तो, अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो बता देना। वर्किंग नोट ना अब वैसे बनाना जरूरी नहीं है, बट कई बार ना इनकम स्टेटमेंट बनाने में गलती हो जाती है। देखो वहीं पे ही अब आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा 3 लाख इंटू 8% या जो भी आपके पास चल रहा है वो, तो फिर वहीं पे ही आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो फिर इसलिए बना लेना प्रेफरेबल है, बट नहीं भी बनाया तो मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, ये चीज है। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बट अगर पूछता विच प्लान शुड बी सिलेक्टेड, अगर क्वेश्चन पूछता विच प्लान शुड बी सिलेक्टेड, आप आंसर क्या देते? प्लान 3। वाई प्लान 3? ईपीएस इसमें हाईएस्ट है। जब भी प्लान सिलेक्शन की बात आती है ना बच्चे, आपने वर्ड सुना होगा रिस्क रिटर्न एनालिसिस, रिस्क वर्सेस रिटर्न। रिटर्न कौन बताएगा? ईपीएस। रिस्क क्या है, कौन बताएगा? लीवरेज। आफ्टर ऑल लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क। ठीक, तो आप ये देखो प्लान 3 में रिटर्न हाईएस्ट है,
क्या अकॉर्डिंगली रिस्क भी हाईएस्ट है? नो 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 नो, रिस्क हाईएस्ट तो लास्ट में है 1.08। तो एक तरीके से हम बोल रहे हैं हाईएस्ट रिटर्न मिल रही है, एंड दैट टू रिस्क उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना भी हाई नहीं है। कोई और प्लान भी है जो कि हायर रिस्क, इससे भी ज्यादा हायर रिस्क पर है। तो डेफिनेटली फॉर अस इट विल ऑलवेज बी प्लान 3। ठीक, बाकी प्लान में क्या है, देखो प्लान जो पहले वाला है इसमें हम क्या बोलेंगे, नो रिस्क एट ऑल इक्विटी फर्म है जी। ऑल इक्विटी फर्म है तो मतलब कोई मैग्निफिकेशन नहीं है। कल को ईबीआईटी ने कम होना है, ईपीएस भी कम हो जाएगा, ईपीएस को कोई बहुत मेजर खतरा नहीं है मैग्निफिकेशन वाला, राइट? ठीक है जी, ये भी हमेशा एक प्रेफरेबल चीज नहीं होती। थोड़ा बहुत तो रिस्क ले लेना चाहिए, बट वो रिस्क लो जहां पर आपको मैक्सिमम ईपीएस भी दिखाई दे और बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो जाए। प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमने बनाना हो। ठीक है जी, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बट आगे जाके कभी क्वेश्चन पूछेगा तो हम रिस्क रिटर्न एनालिसिस प्रॉपरली टेकअप करेंगे, लिख के करेंगे। ठीक है जी, चलो। फोर्थ इसलिए नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि ईपीएस इसका हाईएस्ट नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है, बट ये रिस्क इसमें हाईएस्ट पड़ा हुआ है। सोचो, या तो मिले ना, या तो ये बात हो हाईएस्ट रिस्क लेकर भी हाईएस्ट ईपीएस आ रहा हो, फिर तो हम फिर भी सोच ले कि मेरा रिस्क एपिटाइट भी है अच्छा खासा, हम हाई रिस्क ले सकते हैं और उसको लेकर हाई रिटर्न भी कमा लेंगे। बट फोर्थ में वो केस एप्लीकेबल नहीं है ना, हाई रिस्क तो ले रहे हैं बट क्या हाईएस्ट रिटर्न कमा रहे हैं? नो, वो प्लान 3 में हाईएस्ट है। ठीक, चलिए चलिए जी, एक बार वेरी क्विकली हम वो टेबल वाला एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम आगे प्रॉपर क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए जी, फाइनेंशियल लीवरेज के कॉन्सेप्ट की तरफ ऑन पेज नंबर 4.6 प्लीज। फाइनेंशियल लीवरेज के कॉन्सेप्ट की तरफ पेज नंबर 4.6 पढ़ते हैं। नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ना इंटरेस्ट है ना प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन है, तो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर आएगा 1। आपके लिए भी प्लान 1 में यही आंसर आया। इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल लीवरेज डज नॉट एक्सिस्ट, हमने कोई रिस्क लिया ही नहीं, कोई मैग्निफिकेशन होगी ही नहीं। लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंप्लाइज लोअर फाइनेंशियल लीवरेज, हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंप्लाइज हायर फाइनेंशियल लीवरेज। अब बच्चे ब्रेक इवन पॉइंट की बात है। देखो कल जो आपने पढ़ा था ना, जो आप ब्रेक इवन पॉइंट जिसकी आपने मुझे डेफिनेशन बताई थी, वो आउटपुट जिस पर ईबीआईटी 0 हो, उसको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। एक और ब्रेक इवन पॉइंट होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर कॉन्सेप्ट मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर में है, इस चैप्टर में भी कहीं ना कहीं मैं लिखवा दूंगी आपको। वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0। ठीक, डेफिनेशन सभी को समझ में आई? आज मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको कैलकुलेट करवाया था। जब आपने ये 5,000 का मुझे आंसर दिया था ना, मैंने तब आपको टारगेट क्या रखवाया था, ईपीएस को 0 रखना। तो वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो, तो वो हो जाता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ये एक ईबीआईटी फिगर होती है। सो इन दिस एग्जांपल मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है 5,000। हम बोल रहे हैं जब ईबीआईटी 5,000 होगा, ईपीएस 0 होगा ना। हाउ इज इट कैलकुलेटेड, वो भी मैंने आपको कहीं ना कहीं बता दी है। ये फॉर्मूला बनता है इसका, इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ये 5,000 की कैलकुलेशन ऐसी आई थी, इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। अगेन एज अ फॉर्मूला ये बाद के चैप्टर में है, बट आप वैसे देखो, अगर मेरे पास इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की ऑब्लिगेशन लो होगी, तो मतलब मेरे पास क्या आंसर है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट चल लो आएगा। कहने का मतलब लेट अस से मेरे पास इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का है, प्रेफरेंस डिविडेंड 10 काट दो, सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए का है, तो मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा वो सोचो। टैक्स रेट 40% है, 500। So lower is the fixed financial cost, lower is that target EBIT to achieve 0 EPS. That target EBIT to achieve 0 EPS is called financial break even point. हिंदी में बात करें वो EBIT जिस पर EPS 0। ठीक है जी, तो अगर मैंने ज्यादा पंगे नहीं लिए हुए इंटरेस्ट के या प्रेफरेंस डिविडेंड के, तो मुझे EBIT भी कम ही चाहिए होगा टू अचीव 0 EPS। ठीक है, बट अगर मैंने ज्यादा पंगे लिए हुए हैं
इंटरेस्ट के और प्रेफरेंस डिविडेंड के, तो अच्छी खासी ईबीआईटी लगेगी उनको कवर करने के लिए, सो दैट ईपीएस 0 हो जाए। कहने का मतलब हायर इज द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, हायर इज द ब्रेक इवन पॉइंट। बताइए जी, ये चीज क्लियर हो गई? ओके, नाउ मुझे आपको 3 केसेस डिस्कस करवाने हैं, लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात को समझेंगे। मैं आपके सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का केस ले रही हूं। मैंने यहां पर लिखा ईबीआईटी, यहां से माइनस होगा इंटरेस्ट और आ जाएगा ईबीटी। अच्छा, एक बार ही सोचना, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो कैन आई से एज लॉन्ग एज ईबीटी पॉजिटिव है, ईपीएस भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। एक बार चाहे करके देख लेते हैं। लेट अस से इंटरेस्ट मेरे पास 2000 का है और ईबीआईटी मेरे पास 4000 का है, तो ईबीटी कितना आया? 2000। अगर मेरे पास टैक्स रेट 30% का है तो ईएटी आएगा। कोई प्रेफरेंस नहीं है तो यही अर्निंग फॉर इक्विटी है, इसी ने डिवाइड होना। ये कितना आ रहा है बाय द वे? 1400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, लेटर से वो 100 हैं, तो ईपीएस 14 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इन दिस केस फाइनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो कौन सा होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है, तो सिंप्लीफाई होकर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कितना आ रहा है आंसर? ओके, नाउ अगर मुझे ईपीएस नेगेटिव में चाहिए तो उसके लिए ईबीटी को भी नेगेटिव होना ही पड़ेगा, राइट? नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेटर से इंटरेस्ट है 2000 और ईबीआईटी लेटर से ओनली एंड ओनली 1000 है, तब भी इंटरेस्ट तो 2000 का पड़ेगा ही पड़ेगा। नेगेटिव ईबीटी आ जाएगा 1000 का। नाउ नेगेटिव ईबीटी विल लीड टू नेगेटिव ईपीएस, ये चीज तो हमें पता चल गई अगर हम कैलकुलेशन में ना भी जाएं। बट यहां पर फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर कितना आ रहा है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करके बताओ। -1, माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। अच्छा, लेट अस से इंटरेस्ट है 2000 और ईबीआईटी भी एग्जैक्टली 2000 है, तो ईबीटी क्या हो गया? 0, हेंस ईपीएस भी हो जाएगी 0, राइट? इन दिस केस मेरे पास लीवरेज क्या है? अनडिफाइंड। ओके, एक बार हम ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के कॉन्सेप्ट से हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या थी? रिकॉल करते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0। अच्छा, कहने का मतलब अगर एक्चुअल ईबीआईटी उसके ऊपर चला गया, ब्रेक इवन पॉइंट से भी क्रॉस कर गया, तो मतलब ईपीएस अब 0 से बढ़ जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इन दिस केस, फर्स्ट वाला केस, अगर आपको पॉजिटिव ईपीएस दिखाई दे रही है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट को लेकर क्या कंक्लूजन है? आर वी ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट या एट ब्रेक इवन पॉइंट या अबव ब्रेक इवन पॉइंट? अबव ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि हम ईपीएस 0 से आगे बढ़ चुके। इन दिस केस वेयर देयर इज नेगेटिव ईपीएस, बिलो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और लास्ट केस में एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, यही आपके तीनों केसेस हैं। पहला केस पढ़िएगा। पहला केस क्या बोल रहा है? पहला केस, इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज मोर देन 1, मोर देन 1 वाला है ना? मोर देन 1, तो क्या है? ऑपरेशंस अबव फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड हेंस पॉजिटिव ईपीएस, ये मिल गया। इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज लेस देन 1, बेटा लेस देन 1 का मतलब लेस देन 0। अगेन यहां पर भी 0 to 0.9 पॉसिबल नहीं है, कल भी आपको ऑपरेटिंग लीवरेज में बताया था, यहां पे भी हम ये लाइन लिख लेंगे बाद में। लेस देन 1 का मतलब लेस देन 0। इन सच केस ऑपरेशंस आर बिलो ब्रेक इवन पॉइंट और नेगेटिव ईपीएस आ रहा है, ठीक? एंड इफ ईबीआईटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ईबीआईटी 2000 था तो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी 2000 का था। इन सच केस क्या हो जाएगा? ऑपरेशंस एट ब्रेक इवन पॉइंट एंड ईपीएस इज 0, फाइनेंशियल लीवरेज इज अनडिफाइंड। ये सब लिखा हुआ है आपके पास, ठीक? तो ये तीनों केसेस क्लियर हो गए हैं सभी को? ऑल राइट, आप कहीं पर लिख सकते हैं इस टेबल में कि फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर, financial leverage can never be between 0 and 1. Financial leverage can never be between 0 and 1. या तो 0 और 0 के नीचे चली जाएगी, या 1 भी आ सकती है और 1 के ऊपर जाएगी, 0 और 1 के बीच में कभी नहीं आ सकती, ठीक है? और जैसे कल हमने ऑपरेटिंग लीवरेज को लिंक किया था बीटा के साथ, बीटा क्या है? एक कोफिशिएंट
जो बताता है शेयर की वॉलेटिलिटी, उसका रिस्पॉन्स, उसका रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस। अगर हमारा शेयर ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, मार्केट हिली थोड़ी सी, शेयर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया, तो उस केस में उसका बीटा होगा हाई। नाउ company which has taken up higher amount of fixed financial cost, इसके पास इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा है, प्रेफरेंस डिविडेंड इसके पास बहुत ज्यादा है, कल को ड्यू टू लेटर से अ माइनर रिसेशन, रिसेशन का क्या मतलब है, आउटपुट गिरता है, आउटपुट गिरेगा तो ईबीआईटी भी गिरेगा, हल्का सा ईबीआईटी गिरा तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोग डर जाएंगे, क्योंकि अब इंटरेस्ट तो देखो पे करना ही करना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डर लगेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डर लगेगा कि यार हमारी ईपीएस गई, ये ना हो नेगेटिव नहीं आ रही है, तो वो डर के क्या करेंगे बताओ, शेयर बेच देंगे। और बहुत सारे लोग जब अपने शेयर बेच देंगे तो शेयर प्राइस जो है बहुत वाइडली रिएक्ट करेगा, बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा, हेंस ऐसे शेयर का बीटा होगा ज्यादा। बट कंपैरिजन में एक कंपनी जिसने बहुत एक छोटी अमाउंट ली हुई है इंटरेस्ट की, अगर उसका ईबीआईटी गिर भी गया तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर उसका डरेगा, नहीं डरेगा, क्या डर के भागेगा ज्यादा, नहीं भागेगा, तो ऐसे केस में उसका बीटा होगा लो। सो हाई फाइनेंशियल लीवरेज इंप्लाइज हाई बीटा एंड लो फाइनेंशियल लीवरेज इंप्लाइज लो बीटा, वही कल वाला लॉजिक है। क्लियर है जी ये सब? ऑल राइट, चलिए जी, अगेन क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। You are given two financial plans of a company which has two financial situation. The detailed information are as under. Installed capacity 10,000 units. Actual production and sales 60% of installed capacity. मतलब हमने असली में कितने यूनिट बेचे? 6,000. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया। फिक्स्ड कॉस्ट के ऑप्शंस है दो, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी के हिसाब से। यहीं से सोचना शुरू करो, अभी इनकम स्टेटमेंट बनानी नहीं है, बट सोचो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से होती है? सेल्स से। सेल्स को लेकर क्या दो ऑप्शन है? नहीं, सेल्स तो एक ही है। वेरिएबल कॉस्ट को लेकर दो ऑप्शन है? नहीं, मतलब कंट्रीब्यूशन तक तो हम एक ही कॉलम पे है, बट कंट्रीब्यूशन के बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो दो जगह है, मतलब ईबीआईटी आएगा दो। अब सोचो यहां तक की कहानी में कौन सी लीवरेज कैप्चर हो रही है? ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर क्वेश्चन आपसे ऑपरेटिंग लीवरेज पूछेगा तो वो कितनी आएंगी? दो। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो अग्री कर रहे हो ऑपरेटिंग लीवरेज आएंगी दो। अच्छा, ईबीआईटी के बाद क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। एक बार इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज। फाइनेंशियल प्लान एक्स वाई एक्स एम, इक्विटी अलग है, डेट अलग है, आप देख सकते हैं डेट की अलग अलग अमाउंट है, मतलब इंटरेस्ट के ऑप्शन भी है दो। अब सोचो जब इंटरेस्ट माइनस करोगे ईबीआईटी से, चलो ईबीआईटी एक है, उसमें से एक्स वाई प्लान का इंटरेस्ट अलग, एक्सएम का अलग, फिर जो दूसरी ईबीआईटी होगी उसमें से एक्स वाई का इंटरेस्ट अलग और एक्सएम का अलग। तो इंटरेस्ट के हमारे पास ऐसे कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे। कहने का मतलब ईबीटी का आंसर कितना आएगा? 4। ईबीटी अगर 4 है तो फाइनेंशियल लीवरेज कितनी होगी? 4। तो हमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट ना हम चाह के भी सेल से लेकर ईबीटी तक बना भी नहीं पाएंगे एक, हमें पहले बनानी है सेल से लेकर ईबीआईटी तक, फिर तोड़ के ईबीआईटी से ईबीटी तक अलग फॉर्मेट पर। ठीक है, वो हमें जब करेंगे तो हमें बेटर क्लैरिटी भी मिलेगी। क्वेश्चन हमसे पूछ ही यही रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। हाँ जी, प्लान सिचुएशन, सॉरी सिचुएशन के नाम देना। सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। चलिए लिखिए सेल्स
फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 एंड 25,000, EBIT तक पहुंच जाओ और ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लो। हाँ जी, 1.5 टाइम्स और 1.71, ठीक है, यहां तक हो गया जी। इसके बाद सेपरेट हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और अब आपके 4 कॉलम्स बनेंगे। सिचुएशन ए में 2 सब कॉलम, प्लान एक्स वाई, प्लान एक्स एम। सिचुएशन बी अगेन 2 कॉलम्स, प्लान एक्स वाई और एक्स एम। चलो जी, EBIT तो सिचुएशन ए सिचुएशन बी की आई हुई है आपके पास, वो है 40,000। सिचुएशन है, इधर भी सिचुएशन है 40,000, सिचुएशन बी की थी 35,000। माइनस करेंगे यहां से इंटरेस्ट, प्लान एक्स वाई इंटरेस्ट 40,000 12%, 4,800। तो प्लान एक्स वाई 4,800 का इंटरेस्ट है। प्लान एक्स एम 10,000 इंटू 12%, 1,200। ये भी करवा दिया जी, जहां जहां प्लान एक्स एम है। और आगे आपके पास EBT 35,200, 38,800, 30,200। चेक करना, ठीक लिखा है कि गलत हो गया? सही है। और 33,800 लास्ट में। चलिए, हम चाह के भी यहां से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टैक्स रेट अवेलेबल नहीं है। बट पॉइंट इज, जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल लीवरेज, हम देख पा रहे हैं कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर क्या रह जाता है? EBIT अपॉन EBT। बट बच्चे, आप लिखने की आदत पूरी पूरी रखेंगे, फॉर्मूला पूरा पूरा लिखने की आदत रखें। वो मुझे पता है इस क्वेश्चन में EBIT अपॉन EBT है और वो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। चलो जी, चारों फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कर लो। 1.14, 1.03, 1.16, 1.04। 2 डेसिमल प्लेस तक अभी के लिए। कहां पर 3 या 4 तक जाना है वो मैं बता दूंगी, अभी के लिए 2 तक ही रखो, ज्यादा मैस नहीं करते हैं इसमें। कंप्लीट कर लीजिए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। लग रही है, करना चेंज कर लो, ना करो। चलिए जी, हाँ जी, Surrounding of success. मैं सुन नहीं पा रही, एक सेकंड, करना करना, रुक जाओ रुक जाओ बे, रुक जाओ। हाँ जी, Rounding off करना कभी है। राउंडिंग ऑफ नहीं, आप नहीं तो इतना लोड ना लो राउंडिंग ऑफ का, कोई बात। हाँ जी,
चलिए जी, सभी के पास हो गया क्वेश्चन? ऑल राइट। अब बिफोर वी स्टार्ट विथ फर्दर क्वेश्चंस, मुझे बताओ क्लास 12th में रेशियो एनालिसिस चैप्टर होता था? आता था? मैं मान के चलती हूँ नहीं आता था। ठीक है, हमारे पास सिलेबस में है रेशियो एनालिसिस चैप्टर, दी वेरी लास्ट चैप्टर। ठीक, वो आएगा सामने और वो अच्छे से हम करेंगे भी, बट कुछ कुछ रेशियोज का इस्तेमाल यहाँ पर लीवरेज चैप्टर में होगा। जहां जहां रेशियो आएगी मैंने ही आपको बताना है इसका फॉर्मूला क्या है, आपने लोड ले लेना उस चीज का। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ JCPL इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% डिबेंचर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स रेट 30%, तो पैट है हमारे पास 1,82,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000, बीइंग 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। बच्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? जो EBIT से पहले माइनस है, क्योंकि EBIT का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जो माइनस हुए हैं वो ऑपरेटिंग खर्चे ही होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं। ठीक, इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड 15%, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 20। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। पहली रिक्वायरमेंट आपसे लीवरेजेस मांग रही है, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? इनकम स्टेटमेंट। और आगे की फर्दर रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत रेशो आपसे मांगेंगी, वो मैं रेशो आपको तब बता दूंगी। पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जैसे हमको समझ में आ रही है। चलिए जी मेरे साथ काम शुरू करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आप इनकम स्टेटमेंट का एक ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। इनकम स्टेटमेंट का एक ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। पर्टिकुलर्स सेल्स से ही शुरू करेंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, आ जाएगा हमारे पास EBIT, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो EBT माइनस टैक्स एट द रेट 30% था, तो आएगा हमारे पास EAT, EAT माइनस रेफरेंस डिविडेंड, तो बचेगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और आगे की रिक्वायरमेंट के लिए ना हमें EPS भी चाहिए होगा। EPS, हाँ जी, फॉर्मेट रेडी। उसके बाद जो जो क्वेश्चन ने हमें इंफॉर्मेशन बताई यहाँ पर फिट कर दो। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, अमाउंट है 8 लाख, तो इससे हमें क्या पता चल गया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000, 80,000, 80,000। फिर उसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6,25,000। प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो कितनी? 50,000। ठीक है, फिर 10% डिबेंचर्स हैं 4 लाख के, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 40,000। ठीक है जी, फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में पैट गिवन है 1,82,000, और हमें पता है टैक्स रेट 30% है। यहां से हमारे पास EBT आ जाएगा 1,82,000, अगर 70% है तो ये कितना आ रहा है? 2,60,000, यानी कि टैक्स गया 78,000। ठीक है, अच्छा अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ रहा है 1,32,000, और EPS कितना आ रहा है? 1.65। हाँ जी, यहां तक डन। ओके, अब
ईबीटी आ चुका था, इंटरेस्ट हमारे पास है, तो पता चल जाएगा ईबीआईटी कितना, 3 लाख। चलिए, अब ईबीआईटी से ऊपर वाली कहानी हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन ने हमें बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। मेरे पास ईबीआईटी कितना है, 3 लाख का, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 4,50,000। नाउ मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाती है और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ जाती है। एक इन्होंने वर्ड बोला हुआ है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000, मिल गया वो वर्ड। अज्यूम करो डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, ये अजम्पशन आपको लेनी पड़ेगी। assuming depreciation is the only fixed cost. डेप्रिसिएशन कितने रुपीस की है, 90,000, यानी कि अब वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कितना, 3,60,000। बताइए जी, ये वर्किंग क्लियर हुई। अजम्पशन के बिना पॉसिबल नहीं था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग करना, अगर ये अजम्पशन नहीं लेते तो कोई और तरीका नहीं था। सो अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 90,000 का, तो वेरिएबल कॉस्ट बच गया 3,60,000 का। क्लियर है ये चीज, इसको इनकम स्टेटमेंट में ले जाओ, सेल वैल्यू निकाल लो, 7,50,000 और लीवरेज इसके आंसर दे दो। हाँ जी, लीवरेजेस के आंसर कैलकुलेट कर लो। ऑपरेटिंग लीवरेज आप मुझे बता रहे हैं 1.3। फाइनेंशियल लीवरेज आप मुझे बता रहे हैं 1.59। चेक कर लीजिए, सभी के पास 1.59 आ रहा है आंसर, किसी के पास नहीं आ रहा तो बता दीजिए। प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, केयरफुल रहना, कोई शॉर्टकट नहीं है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ जी, कैलकुलेट हो गया ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहाँ तक, 1.59 फाइनेंशियल लीवरेज। चलिए जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट प्लीज बेटा, बातें नहीं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कवरेज की बात पूछी जा रही है। बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड आप कहां से निकाल कर देते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड आप कहां से दे रहे हो, व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर यू, कौन सी अमाउंट, पीएटी, पीएटी। तो कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड लिखो मेरे साथ साथ, कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आप डिनोमिनेटर में रखो प्रेफरेंस डिविडेंड और न्यूमरेटर में वो अमाउंट रखो जहां से आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, वो अमाउंट है पैट।
1,82,000 डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? 50,000 का। तो ये कितना आ गया? 3.64 टाइम्स। तो ये रेशो क्या इंप्लाई करती है कि पैट कितना गुना था टू कवर प्रेफरेंस डिविडेंड। हायर दिस रेशो मतलब बेटर इज द कवरेज। अच्छी बात ही है जी, जितनी कवरेज बेटर हो। तो हमारे पास कितनी टाइम्स कवरेज है? इफ आई हैव टू पे अ डिविडेंड ऑफ 50,000, मेरे पास पैट उसका कितना गुना पड़ा हुआ है, राइट? ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ जी बता देते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, लिखना नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, बेटा इंटरेस्ट आपने कहाँ से निकालना है? ईबीआईटी से। अच्छा, मुझे बताना इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 40,000। और ईबीआईटी कितना है? 3 लाख। तो ये आपके पास कितना आ रहा है? 7.5। हम कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन 40,000 की है, और उसको कवर करने के लिए जो अमाउंट होती है, जो होती है ईबीआईटी, वो उसका 7.5 गुना पड़ी है। मतलब कवरेज हमारे पास अच्छी खासी है। व्हाट इफ मेरे पास ये कवरेज लेस देन 1 हो गई? इसका क्या मतलब है? अगर किसी क्वेश्चन में कवरेज रेशो लेस देन 1 हो गई, इसका क्या मतलब है? सफिशिएंट कवरेज नहीं है। लेटर से मुझे इंटरेस्ट पे करना है 40,000 का, और ईबीआईटी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 25,000 का अवेलेबल है। मतलब ये लेस देन 1 रेशो आ रही है, मतलब कहीं दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात कब नहीं होती है? व्हेन दिस कवरेज रेशो इज गुड एंड हायर इट इज, बेटर इट इज फॉर द कंपनी। ये बताती है हमें कवरेज रेशो। व्हाट इज आर, एक तरीके से ऑब्लिगेशन मीटिंग कैपेसिटी। ठीक, चलिए, क्वेश्चन ने हमसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो नहीं मांगी थी, बट वैसे फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, रेशो एनालिसिस चैप्टर में कवर करेंगे। अब क्वेश्चन ने हमसे कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड भी पूछा है। कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड, हाँ जी बच्चे, इक्विटी डिविडेंड आप कहां से निकाल कर दोगे? अर्निंग्स फॉर इक्विटी से। अर्निंग्स फॉर इक्विटी आपके पास है 1,32,000। अब इक्विटी डिविडेंड कितना, ये हमें क्वेश्चन ने बताया हुआ है कहीं पर 15%, फेस वैल्यू का 15%। 15% किसका कर दिया आपने? 8 लाख का 15% करना है बेटा, 1,20,000। तो ये हमारे पास रेशो आ रही है 1.1। बेटा 1.1 एग्जैक्ट बनती है, चेक करना। एग्जैक्ट नहीं बनती। 1,32,000 डिवाइडेड बाय 120 एग्जैक्ट बनता है 1.1, चेक कर लो। ठीक है जी। सो हम कह रहे हैं इक्विटी डिविडेंड जितना पे किया उसको कवर करने की एबिलिटी थी 1.1 टाइम्स। मतलब वैसे तो चलो इक्विटी डिविडेंड पे करना कोई फिक्स चीज नहीं होती, मतलब कल को हमारे पास अर्निंग्स कम हो जाएंगी, वी हैव अ लेसर कवरेज रेशो आल्सो। तो कवरेज रेशो हमको कहीं ना कहीं एक मीटिंग कैपेसिटी की बात, मीटिंग कैपेसिटी इंडिकेट करती है दैट अगर मैंने डिविडेंड पे करना है 1,20,000 का, मेरे पास अवेलेबल रिटर्न उसको पे करने के लिए सिर्फ 1.1 टाइम्स की थी। ठीक, चलो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट भी हमारी रेशो चैप्टर से ही है, अर्निंग यील्ड रेशो। अर्निंग यील्ड रेशो, बच्चे यील्ड वर्ड ना हमेशा एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसको हम यील्ड को हम रिटर्न भी बोल देते हैं। इन्वेस्टर ने कितनी रिटर्न कमाई। अब इसका फॉर्मूला हम बताते हैं जी। इन्वेस्टर ने कितनी रिटर्न कमाई, ये नहीं होता उसको जो डिविडेंड मिला। जो कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया, रिटेन कर लिया है, तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा। तो इन्वेस्टर ने क्या कमाया? ईपीएस। कितना पैसा वो लगाता है? एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। अगर आज एक इन्वेस्टर ने पैसा लगाया एमपीएस, हाँ जी, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 20। ईपीएस आपने कितना कैलकुलेट किया? 1.65। तो ये कितना आ रहा है? परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 8.25%। कोई भी रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज की बात करते हैं ना, इतना परसेंट रिटर्न, इतना परसेंट रिटर्न। सो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज अर्निंग यील्ड रेशो। ठीक है, एक रेशो अभी नहीं पूछी, आगे रेशो चैप्टर में डिविडेंड यील्ड रेशो। तो उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर तो में तो एमपीएस ही रहेगा, न्यूमरेटर में डीपीएस रख देंगे, डिविडेंड पर शेयर।
वो खैर पूछी नहीं है। हम समझते हैं rather than looking at dividend yield, अर्निंग yield इज अ बेटर टर्म, क्योंकि जो पैसा उसके हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में एज डिविडेंड नहीं भी आ रहा, कंपनी ने रिटेन कर लिया है, तो उसी का ही पैसा ना। सो ईपीएस इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ रिटर्न। ठीक, चलिए इसी रिक्वायरमेंट में नेक्स्ट आपके पास रेशो है प्राइस अर्निंग रेशो। इसको हम प्यार से पीई रेशो भी बोलते हैं। एंड बेटा इसका फॉर्मूला सिंपल ही इसके नाम से ही आता है, प्राइस बाय अर्निंग। प्राइस मतलब एमपीएस और अर्निंग मतलब ईपीएस, एमपीएस बाय ईपीएस। एक बार ये कैलकुलेट करना जरा, 20/1.65 कितना, 12.12 टाइम्स। ये हमेशा टाइम्स में आती है। ये रेशो क्या इंडिकेट कर रही है, ईपीएस के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस कितना गुना है। यहां पर हम बोल रहे हैं 12 टाइम्स है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब जो बच्चे तो इन्वेस्ट करते हैं वो समझ भी पा रहे होंगे, जब भी हमको एक्चुअली एक शेयर खरीदना होता है, इफ वी आर एन पोटेंशियल इन्वेस्टर, अभी मैंने वो शेयर खरीदा नहीं है, खरीदने की सोच रहे हैं, सबसे पहली नजर ही हमारी पीई रेशो पर जाती है। डू यू अग्री? कौन कौन बच्चे इन्वेस्ट करते हैं? कभी देखी है पीई रेशो? देखी है? क्या देखते हो उसमें, बताओ तनिष्का, क्या देखते हो? कि हमें ये बड़ी वेल्थ कितनी हुआ। ठीक है, ठीक है, बेचने पे हमें देखो। ठीक है, ठीक, ठीक है। आप, हाँ जी, मार्केट प्राइस। और भी किसी ने हैंड रेस किया था यहाँ पर? आप, शेयर प्राइस कितना इंक्रीज हो सकता है, बेसिकली वैल्यूएशन की बात आती है। सी, हम यहाँ पर ना पीई रेशो हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, हम उसको कभी बात ही नहीं करते, गुड या बैड वाली बात नहीं होती। पॉइंट इज, लेट अस से पीई आपके पास आ रही है 25 टाइम्स। नाउ समटाइम्स इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग, बट समटाइम्स थोड़ा सा अवेयर भी हो जाना चाहिए, वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं है। लेट अस से एक कंपनी का पीई रेशो 25 टाइम आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि कंपनी अगर अर्निंग जनरेट कर रही है 10 की ईपीएस, तो इसका मार्केट प्राइस पर शेयर अभी कितना चल रहा है, 250। तो आप इस मार्केट प्राइस को इन्वेस्टिगेट करते हो कि एक्चुअली ये मार्केट प्राइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ईपीएस तो बताता है व्हाट द कंपनी डिड थ्रू आउट द ईयर, क्या उसने काम किया, प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, फिर जो प्रोजेक्ट से कमाइयां हुई उससे हमने इंटरेस्ट वगैरह भी पे ऑफ कर दिया, इक्विटी वालों के लिए क्या बच रहा है। बट कहीं ना कहीं क्या ये चीज कोरिलेट हो पा रही है वेरी वेल विद द ऑनगोइंग मार्केट प्राइस? कई बार आपको भी पता होगा, विदाउट एनी सॉलिड फंडामेंटल मार्केट प्राइस आर्टिफिशियली मूव अप कर जाता है। पता है आपको यह चीज, विदाउट एनी फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब अ रीजन एंड अंडरलाइंग रीजन। कई बार कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड, उसका ईपीएस अच्छा से जनरेट हुआ ही नहीं है, बट मार्केट प्राइस उसका ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो पीई रेशो भी बढ़ती चली जाएगी। तो पीई रेशो जब बढ़ रही है तो, और बिना बात के बढ़ रही है, बिना कोई गुड फंडामेंटल के बढ़ रही है, तो कहने का मतलब वो शेयर ओवर वैल्यूड है, उसका एक बबल बन रहा है, और वो बबल कभी ना कभी फूटेगा, मार्केट करेक्शन कभी ना कभी होगी, और ये प्राइस नीचे आएगा। बट अगर सॉलिड रीजंस की वजह से मार्केट प्राइस बढ़ा है, फॉर एग्जांपल हाँ जी, एक नया अच्छा वाला प्रोजेक्ट टेकअप कर लिया है, उसका फ्यूचर स्कोप अच्छा दिखाई दे रहा है, और तभी हमें पता है कि मार्केट करेक्शन की बात नहीं आएगी, इट विल स्टे अप। तो पीई अगर आप देख रहे हो, बी वेरी वेरी केयरफुल, अगर वो हाई पीई है, हाई पीई रेशो है, इज इट ड्यू टू अ गुड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन बिहाइंड इट, या सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन की वजह से वो उसका एक एसेट बबल बनाया हुआ है, बबल बनाया हुआ है। ठीक है जी। सो पीई रेशो टेल्स अस अबाउट वेदर द वैल्यूएशन इज करेक्ट और नॉट। ओवर वैल्यूड तो नहीं है बिना बात का, कई बार अंडर वैल्यूड भी होता है बिना बात का, कभी ना कभी मार्केट करेक्शन होगी, अंडर वैल्यूएशन से वो अपनी प्रॉपर एस्टिमेटेड वैल्यू पर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज पीई रेशो इज। जब रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर इसके बारे में अच्छे से बात होती है। फिलहाल के लिए इसका फॉर्मूला ही याद रखना है, फॉर्मूला इसके नाम से आता है क्या, प्राइस बाय अर्निंग मतलब एमपीएस अपॉन ईपीएस। चल, ज्यादा लोड नहीं लेना कि हमको रेशोस के मीनिंग या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही, अभी के लिए रेशोस के फॉर्मूला पर ही फोकस करो। चलो जी चलो, हाँ जी, लास्ट नेट फंड फ्लो। बेटा वैसे तो ना कैश फ्लो वर्ड अलग होता है और फंड फ्लो वर्ड अलग होता है, बट अभी के लिए आप मान लो कैश फ्लो पूछ रहे हैं आपसे, कैश फ्लो कितना कैश बचता है कंपनी के पास, कैश फ्लो। अब कैलकुलेशन करके बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, टेक अ लुक एट दी होल क्वेश्चन एंड दी होल सॉल्यूशन अभी तक जो आपने किया, आराम से सोच के बता। कैश फ्लो कितना कैश, नेट कैश बचता है।
हाँ जी, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। गिव मी अ सेकंड प्लीज। देते हैं जी। हाँ जी, अलग अलग आंसर। पीछे आवाज आई थी 15,000, 20,000 शायद, कितना? 82,000. एक सेकेंड, ओम बता रहे हैं 82,000 आरफ, 12,000 और 1,32,000। 2,22,000, बड़ी वैरायटी है यार। और वैरायटी चाहिए बस। 15,000। वैसे बोल रहे. चलो नहीं, 1,22,000 डिविडेंड पे वो लिखी। मैंने फ्लिप वाली लाइफ लाइन दी नहीं, आंसर लॉक हो गया है। चलो लाइफ लाइन अलाउ कर रही हूँ, कोई बात नहीं। 1,00,000 सर। अब लाइफ लाइन खत्म आपकी। और बताओ एनीथिंग, कितना कितना कितना? फान्या कितना बता रहे हो? 12,000। अच्छा, 2 वोट 12,000 पे। और बताओ वोट्स बताओ, चलो 12 पे। और कितने लोग हैं? 1 2 2 और। नहीं 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 नहीं, चलो जी चलो, मुझे आंसर सबसे चाहिए। पीछे से शुरू करो। अगर तो आपका इन 4 में से आंसर है तो वो बताओ, नहीं तो अपना अलग आंसर है तो बताओ। आंसर सबसे चाहिए। हाँ जी, एक आंच 1 1,02 120। ये लो जी। हाँ जी, 1,02 पे 2 आंसर। हाँ जी जीताक्ष, 82 पे 2 आंसर। आप एक सेकंड, आपका नाम था समीर। हाँ, 132 पे 2 आंसर हो गए। हाँ जी, 132 अगेन। निष्ठा 182 अकेला, ओके। 132 अगेन। उसके बाद आपका नाम था दृष्टि। हाँ जी, 88,000 अलग आंसर। वेराइटी, हाँ मजा आ गया। चलो हाँ जी, 12 ये रहा। हाँ जी, 12 एक और। उसके बाद माने आपने बता दिया। लक्षिता 12,000 अगेन। 132। चलिए यहाँ से शालिनी। नो आंसर इज नॉट एन ऑप्शन, आंसर है। बताओ बताओ बताओ, टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी। साइलेंस प्लीज। सामने स्क्रीन पे है। 82 अगेन। हाँ जी जशन, 12 132। काजल 1,02,000। तनिष्का बता चुके हैं। आपका अंकिता 132 अगेन। अमित कैश फ्लो निकालना है यार, अकाउंट पढ़ चुके हो। कितना कैश बचता है, कितना कैश आया, कितना गया, कितना बच गया। बचा हुआ कैश बताना है, कमाल है। हाँ जी, आपका केशव 132। आपका एक सेकेंड, मैं आपका नाम था और आपका दोनों केशव है। ये सरप्राइज क्वेश्चन था यार, सॉरी। ठीक है, आपका कितना है? 82। अच्छा, एंड हाउ डू आई डिस्टिंग्विश? आपका पूरा नाम क्या है? केशव जिंदल. केशव जिंदल। और आपका? केशव जे एंड केशव पी। ठीक है, मुश्किल है। ठीक है, 132 कौन बोल रहा है? शालिनी। अच्छा, फिर जो पीछे तीनों के आगे? अंशुल आपका आ गया 132। तुक्का मारा अंशुल? सारे यही बोल रहे हैं तो मैं भी यही बोल देता हूँ। मेजोरिटी जनता जहां पर है, मेजोरिटी जनता। ठीक है, ओके ओके ओके। अब सबके आंसर लॉक हो चुके हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। करेक्ट आंसर इज 1,02,000। किसने दिया था बताना? 3 हाथ। ठीक है, आपने इनसे समझ के दिया था, मैं नहीं मानती। मैं एग्री कर रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, बात को सुनना जरा। कैश फ्लो निकालना है बेटा जी। आप अपनी इनकम स्टेटमेंट देखो। इनकम स्टेटमेंट में शुरू से लेकर एंड तक आइडेंटिफाई करो, क्या सारी प्योर कैश ट्रांजैक्शंस है? इनमें से कुछ नॉन कैश है, हाँ या ना? डेप्रिसिएशन। तो जब मैं कह रही हूँ सेल्स में से मैंने खर्चे माइनस किए, खर्चे माइनस किए, मेरे पास अभी बच रहा है 1,32,000 अर्निंग फॉर इक्विटी। 1,32,000 में नॉन कैश आइटम थी डेप्रिसिएशन की क्या?
90,000। बट पॉइंट इज 1,32,000 मेरे लिए एंड फिगर नहीं थी, इससे मैंने निकाल के कुछ और भी पे किया है। क्या? डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कितना था? 130 का। आंसर बताओ कितना आ रहा है? 1,02,000। तो जिन बच्चों ने 2,22,000 आंसर भी दिया, किसी किसी ने दिया था 2,22,000। हाँ, तो आप बेसिकली वो 120 माइनस करना भूल गए थे। अच्छा, अब मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि बाकी आंसर 82,000 कैसे आया। 5 हाथ थे ये, कैसे आया ओम बताओ? मैंने वो गलती से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया। वो पहले से ही माइनस था। ठीक है, 12,000 कैसे आया बेटा? 90,000 नहीं एडजस्ट हुआ होगा। रिटेन अर्निंग्स को ही 12,000 बोल दिया। डिविडेंड सॉरी डेप्रिसिएशन एड बैक करना भूल गए। 1,32,000 कैसे आ रहा है जी? 1,20,000 आंसर। 88,000 कोई नहीं आंसर, चलो कोई बात नहीं। अब सही सही प्रॉपरली नेट फंड फ्लो में आपने यहां पर लिखा सबसे पहले आपकी जो इनकम स्टेटमेंट जहां पर जाकर खत्म हो रही थी, अर्निंग्स फ्रॉम इक्विटी, कितनी वैल्यू? 1,32,000। इस कैलकुलेशन में एक नॉन कैश आइटम माइनस हुई थी, दैट वाज डेप्रिसिएशन, आपने उसको एड बैक किया। और अर्निंग्स फ्रॉम इक्विटी से फर्दर एक चीज माइनस हुई थी जो कि गया था एज कैश, क्या? इक्विटी डिविडेंड। हाँ जी, इक्विटी डिविडेंड था 1,20,000 का। तो आपके पास ये आ गया नेट फंड फ्लो 1,02,000। चलो, अब सही आंसर जिन्होंने बताया चॉकलेट नहीं है, बट वैसे गुड जॉब। मैं एफए में चॉकलेट नहीं बांटती, मैं कॉस्टिंग में बांटती। चलिए जी, चलिए आ गया जी। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7। From the following financial data of company A and company B, prepare their income statement। एक बार आप नोटिस करना कंपनी ए और कंपनी बी की क्या क्या इंफॉर्मेशन है। वेरिएबल कॉस्ट, एक का फिक्स्ड कॉस्ट भी अवेलेबल है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दोनों जगह। कंपनी ए की फाइनेंशियल लीवरेज बता दी, कंपनी बी की ऑपरेटिंग लीवरेज बता दी, टैक्स रेट बता दिया और सेल्स बता दिया कंपनी बी का। हमसे पूछा क्या है? इनकम स्टेटमेंट। चलिए जी, इनकम स्टेटमेंट का एक ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। हाँ जी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा तो आएगा ईबीटी। ईबीटी में से टैक्स माइनस होगा तो आएगा ईएटी। बच्चे प्रेफरेंस डिविडेंड चलो लिख लो, वैसे नहीं है। ईएटी तक भी पैक कर सकते हो और अर्निंग्स फॉर इक्विटी, बट इसके बियॉन्ड नहीं जा पाओगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, हम ईपीएस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई बात नहीं। अब जो जो हमें मालूम है, देखो वेरिएबल कॉस्ट 56,000 और कंपनी बी में 60% ऑफ सेल्स, कंपनी बी की तो सेल्स भी अवेलेबल है। 1,05,000, 63,000, ठीक है जी।
ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट है दोनों के 12,000 और 9,000। ठीक है, लीवरेजेस गिवन है वो वर्किंग नोट में इस्तेमाल होंगी। टैक्स रेट है 30% और सेल हम लिख चुके हैं। फिक्स्ड कॉस्ट था इसका 20,000, इसका हम फिक्स्ड कॉस्ट लिख चुके हैं। सब कुछ आ गया, आ गया। चलिए, कंपनी ए की कौन सी लीवरेज आपके पास अवेलेबल है? फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है? और हमने यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा, कंपनी ए और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लिखो। प्रॉपर फॉर्मूला, पहली बार तो प्रॉपर फॉर्मूला ही लिखना होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड वाला। फिर हम कह सकते हैं वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को निल कर लो। बट लिखने की आदत डालो तो पूरे पूरे फॉर्मूला की डालोगे। चलिए, तो सिंप्लीफाई होकर ये ईबीआईटी अपॉन ईबीटी हो जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज कितनी थी? 5 टाइम्स। क्या मुझे ईबीआईटी मालूम है? ईबीआईटी पता है कंपनी ए का? नहीं पता अभी? नहीं। अच्छा, क्या हम ईबीटी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं? डू यू अग्री विद दिस? और क्या मुझे इंटरेस्ट मालूम है? तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा? ईबीआईटी इंटरेस्ट है 12,000। चलो जी, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। ईबीआईटी माइनस 12,000 लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना सबको? नहीं आती है तो बता देना। क्या चीज है कि 15,000 होगा बेटा, चेक ना। हाँ जी, आकांक्षा ठीक बताया आपने। 5 EBIT माइनस 60,000 इज इक्वल टू EBIT। फिर 4 EBIT रह जाएगा और इधर 60,000 हो जाएगा, हेंस EBIT इज 15,000। चलिए जी, EBIT जब 15,000 आ गया आपके पास, कंपनी ए की इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक बार देख लो, किसी को रिपीट एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो बताना जरूर। एक चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार देना। हाँ जी, EBIT 15,000 आ गया फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? 35,000 और सेल्स 91,000। ये छोटे छोटे ब्रैकेट में करके बता देना कि कंट्रीब्यूशन आ रही है 15,000 प्लस 20,000 और सेल्स आ रही है 35,000 प्लस 56,000। हमने रिवर्स वर्किंग करके बताया। अब EBT 3,000 टैक्स EAT 2100। देख लीजिए एक बार बच्चे, 2100 आ रहा है आंसर। चलिए, अब बची कंपनी बी। कंपनी बी में कंट्रीब्यूशन तो चलो मुझे पता चल गई कितनी है, 42,000। अच्छा, कंपनी बी की ऑपरेटिंग लीवरेज है। ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दो वर्किंग नोट नंबर 2 में। बेटा EBIT होगा। ठीक है आकांक्षा? हाँ जी, सेकंड वाले का 105। हाँ जी, कंपनी बी का EBIT 10,500। चलो, बस यही चाहिए था, इनकम स्टेटमेंट हो जाएगी। दैट मीन्स इनके पास फिक्स्ड कॉस्ट है। बैलेंसिंग फिगर 1,500 का EBT, 450 का टैक्स और 1050। लीजिए, कंप्लीट हो गई।
बच्चे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में 5 मार्क्स का, बताओ 5 on 5 मिल सकते हैं? बस वर्किंग्स प्रॉपरली आपको प्रेजेंट करनी है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। आपने ये नहीं करना हमने कैलकुलेटर में तो कर लिया था कैलकुलेट, सीधा इनकम स्टेटमेंट बनाया है, वही तो रिक्वायरमेंट थी। बेटा रिक्वायरमेंट सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की नहीं है, रिक्वायरमेंट आपकी वर्किंग्स की भी है। प्लीज कंसिडर वर्किंग नोट्स एज अ पार्ट ऑफ योर मेन आंसर ऑलवेज। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप ही ने सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। पहले तो जब भी ऐसा कुछ होता है इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लो, फिर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लो, उसको फिल कर दो, और बाद में जो लीवरेजेस वगैरह गिवन है उसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो बन जाता है। गिव इट योर बेस्ट ट्राई। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। क्वेश्चन 8। हाँ जी, एक ही रुपी वैल्यू अवेलेबल है इंटरेस्ट की, लीवरेजेस आपको दे दी दोनों, ऑपरेटिंग भी और फाइनेंशियल भी। मुझे बताओ इंटरेस्ट कौन सी लीवरेज से रिलेटेड है? फाइनेंशियल। तो वर्किंग नोट बनेगा पहला फाइनेंशियल लीवरेज के हिसाब से। हाँ जी, अगेन ईबीआईटी नहीं पता, और ईबी अभी नहीं पता, ठीक है ठीक है, रुको जरा। और ईबीटी को हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज वी नो इंटरेस्ट की फिगर कितनी है हमारे पास, 2000। हेंस यहां से ईबीआईटी आप मुझे बता रहे हो 4000 का। ठीक है जी, सभी के पास वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया, 4000 हमने ईबीआईटी यहां पर लिख दिया। ईबीआईटी से कंटिन्यू करते हुए ये 2000, ये 600, तो ईएटी तो आ जाता है 1400। अब हमको अपवर्ड्स वाला पोर्शन सॉल्व करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगी ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का वर्किंग नोट बनाओ।
हाँ जी, कंट्रीब्यूशन चलिए 12,000 ये भी लिख दिया, और फिक्स्ड कॉस्ट एज बैलेंसिंग फिगर 8,000। चलिए अब कंट्रीब्यूशन से सेल्स की तरफ आप कैसे जाएंगे? फिर उसके बाद से ठीक है, ठीक है, आप सेल्स को एक्स मान के भी कर सकते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या अवेलेबल है? वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ना आगे की एक बात बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है गुरलीन, वेरिएबल कॉस्ट ठीक बता रहे हो। 48,000। हाँ जी, 48,000 का सेल है, आप उसको एक्स लेकर भी सॉल्व करो, लेट सेल्स भी एक्स, तो वेरिएबल कॉस्ट इज 0.75x, हेंस कंट्रीब्यूशन इज 0.25x। या ध्यान से सुनना, सिंस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 75% ऑफ सेल्स, कैन वी से contribution is 100 minus 75, 25% ऑफ सेल्स। Yes. ये हमने क्या चीज बनाई, ध्यान से सुनो। सेल्स है, सेल्स में से ही वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे, सेल्स में से ही बचेगा कंट्रीब्यूशन। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 75% है, तो कैन वी से रिजल्टिंग कंट्रीब्यूशन सेल्स की 25% है। अग्री विद दिस, क्लियर विद दिस? अगर सेल्स 100 है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 75 की निकाल दोगे, कंट्रीब्यूशन बचेगा 25। एंड ऑल्सो एडिंग ऑन, कल हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में एक वर्ड पढ़ा था, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसकी डेफिनेशन ही क्या थी? कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। तो यहां पर आ गया ना, देखो कंट्रीब्यूशन सेल्स का 25% है। सो किसी किसी क्वेश्चन में आपको पीवी रेशो भी मिलती है बच्चे, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? कंट्रीब्यूशन सेल्स का 25% है। अब आप यहां से सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो जी। कंट्रीब्यूशन मेरे पास थी 12,000 और ये सेल्स का 25% है, तो सेल्स आ गई 48,000। जरूरी नहीं है पीवी रेशो का ही कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल करना है, आप एक्स वगैरह वाला काम कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ एक आपको चीज बतानी थी, अदरवाइज आप अपनी एक्स वाली वर्किंग वेरिएबल कॉस्ट को सॉल्व कर रहे हो पहले, चलेगा, वो सब चलेगा, ठीक। चलिए, तो सेल्स आ गई 48,000 और वेरिएबल कॉस्ट आ गया 36,000। विद दिस हमारी इनकम स्टेटमेंट हो जाती है कंप्लीट। मैं वर्किंग पर आपको फिर से ले जाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। किसी का रह गया था क्या नोट करना? चलिए, प्लीज गो थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके होमवर्क में जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। दो कंपनीज हैं, दोनों की आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, रेशो। कल हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा था, अगर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज पर आना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। रेफर करो, आपको लिखवाया हुआ है, एमओएस रेशो इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑपरेटिंग लीवरेज, या ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन एमओएस रेशो। तो ऑपरेटिंग लीवरेज फिर कंपनी ए की कितनी आ जाएगी? एमओएस रेशो को रेसिप्रोकल में कर दो 5, और कंपनी बी की 4। तो एक तो ये लिखना है, और मतलब एक तरीके से फिर लीवरेज पर आ गए। फिर इंटरेस्ट अवेलेबल है, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, अपन आपको पता चल गया कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। अगर आप 33.33% ना भी ले, 1/3 ले जाए या 33.333 ले जाए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, टैक्स रेट गिवन है। तो बच्चे एक नया पॉइंट हमने क्या सीखा कि एमओएस से ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है, और उसके बाद तो एक तरीके से वर्किंग जो है आपके पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गई है। वही पहले, क्योंकि इंटरेस्ट ही अवेलेबल है रुपी फिगर, तो पहले फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज का इस्तेमाल होगा, उसके बाद पीवी रेशो का इस्तेमाल होकर सेल्स आ जाए। ठीक है जी, इसे होमवर्क में कर लाइएगा। एंड ऑल्सो एफएम में चैप्टर के एंड में होमवर्क सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग में है, एफएम में नहीं है। तो ढूंढ, ये ना कह देना मैम ने बुक गलत छाप दी, एफएम में जानबूझ के नहीं रखा हुआ है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू होमवर्क ना बेटा, कॉस्टिंग और एफएम एक साथ चलते हैं। कॉस्टिंग टेक्स दी प्रायोरिटी, एफएम टेक्स दी हिट। क्योंकि एक ना हमें थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस बन जाता है, नहीं फॉर्मूला ही तो लगाने हैं, आज अगर होमवर्क ना भी किया बाद में हो जाएगा।
अब आपने अगर होमवर्क नहीं किया, डिस्कस तो ये कल ही हो जाना है, फिर आप नहीं करके लाए होंगे तो आप ही का पोर्शन वो मिस हो जाता है। इसलिए एफएम का होमवर्क साथ के साथ, ऑब्वियसली कॉस्टिंग का भी साथ के साथ, पर जानबूझ के इसका होमवर्क मैंने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है कि मैं इसका सोल्यूशन नहीं दे रही है साइंस। ठीक, चलो जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। ठीक है आकांक्षा, ठीक बताया बेटा आपने, ये भी ठीक बताया।